एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन उनका बेटा गायब हो जाता है। उसको ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस भी ढूंढने में लग जाती है, लेकिन जब उसके गायब होने की और ढूंढने की पूरी प्रक्रिया में एक कहानी कर आती है और जो सच्चाई पता चलती है, तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है आगरा, और यहीं पर एक नया गांव जगह लगता है। यहीं के रहने वाले करण सिंह होते हैं, जो कि अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहा करते थे। करण सिंह के 2 बेटे, बड़ा बेटा जिसका नाम रौनक, छोटा प्रतीक। अब जो करण सिंह है, घर पे इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं थी कि घर पर रह करके घर का खर्च चलाया जा सके, तो वो कमाने के लिए सूरत चले जाते हैं। पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ घर पर रहती है। करण सिंह सूरत में रहते हैं, बीच बीच में घर भी आते रहते हैं। पत्नी दोनों बच्चों को पढ़ाया करती थी, घर का जो काम काज होता है उसको संभालती है। करण सिंह की जिंदगी में सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। अभी 18 नवंबर 2024 को करण सिंह फिर से घर पर आए थे, और जब घर आते हैं तो जैसे घर आते थे तो लगभग 15 दिन 20 दिन रहा करते थे, उसके बाद फिर सूरत चले जाते हैं। अब इधर सूरत जाने की फिर से तैयारी करते हैं। 29 नवंबर 2024 को करण सिंह जो है मार्केट चले जाते हैं, और जब मार्केट जाते हैं तो शाम का टाइम होता है। शाम के 5 बजे जब घर पे आते हैं तो उनका बेटा दिखता ही नहीं है, जिसका नाम रौनक होता है। रौनक, जिसकी उम्र 8 साल होती है, कहीं नहीं देखता तो उसे ढूंढने लगते हैं, और जो यशोदा है वो भी ढूंढ रही थी। तब करण सिंह, उनका भाई होता है भानु सिंह, और करण सिंह की पत्नी यशोदा, तीनों अलग अलग जगहों पे ढूंढ रहे हैं। भानु सिंह बोल रहा है कि लगता है भैया कोई किडनैप कर लिया बच्ची को, लेकिन वाकई में जो रौनक है उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। 29 नवंबर की बात होती है, उधर 30 नवंबर आ जाता है, कहीं भी पता नहीं चलती। तो 30 नवंबर को जो करण सिंह है पुलिस स्टेशन जाते हैं आगरा, और अपना गुमशुदगी दर्ज कराते हैं उस बच्चे का कि वो गायब हो गया है। पुलिस भी ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कहीं भी नहीं पता चलता। करण के जितने भी रिश्तेदारी होती हैं सब जगह पता कर लिया जाता है, लेकिन जो रौनक है उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। तब करण सिंह सोचते हैं कि आखिर बेटा गया कहां पर। धीरे धीरे इधर 1 दिसंबर आ जाता है, तो 1 दिसंबर को करण सिंह अपने पत्नी और भाई से बोलते हैं कि मैं आगरा के पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा और डाक स्क्वाड को बुलाऊंगा, और वो लोग जरूर मदद करेंगे कि मेरा बेटा किस रास्ते से और किधर गया है। अब इधर 1 तारीख को बात ही कर रहे थे कि 2 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे उनके घर के पीछे एक सड़क निकलती है, और वहीं पर एक बोरी पड़ी थी। उस बोरी में ऐसा लग रहा था कि कुछ पैक है, और जब लोग जाते हैं उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो रौनक है, 8 साल का रौनक, वो उसी बोरी में भरा पड़ा है। यानी 29 को ही गायब हुआ था, 29 से 30, 2 दिसंबर को रौनक मिलता है, उसकी बॉडी मिलती है। अब ये मामला सीरियस हो जाता है। इधर डीसीपी अतुल शर्मा होते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं, फोरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल होने लगती है। अब उधर पोस्टमार्टम भी कराया जाता है जो बच्चा है रौनक का, तो पता चलता है कि सिर में चोट के निशान हैं, खून के रिसाव भी हो रहे थे। तो ये तो कंफर्म था कि जो बच्चा है उसको किसी ने इस दुनिया से हटाया है, किसी से दुश्मनी रही होगी या फिर कुछ और। अब अलग अलग एंगल से पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। इधर 3 दिसंबर आ जाता है, 4 दिसंबर हो जाता है,
तभी पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी अपने टीम के साथ, तो पता चलता है कि जो भानु है, करण का जो भाई, छोटा भाई भानु है, उसके घर के पीछे दीवार में खून के निशान होते हैं। अब पुलिस वाले उनसे जो भानु है उससे पूछते हैं कि आखिर आपके दीवार में यहाँ पर खून कैसे आया। तो भानु बोलता है कि साहब हमें नहीं पता है क्या है कैसे है। तब पुलिस वालों को भानु के ऊपर डाउट होता है और भानु का जो मोबाइल है उसे जब्त कर लेते हैं पुलिस वाले। उसकी मोबाइल जब खंगालने लगते हैं तो पता चलता है कि भानु बहुत सारे चैट डिलीट किया हुआ है। तो देखा जाता है कि चैट किसकी थी, किससे बात हुआ था। तो पता चलता है कि भानु की जो भाभी थी यशोदा, उससे चैट हुआ था और बहुत सारे चैट डिलीट थे। तब पुलिस वाले फोटो गैलरी में जाते हैं, गैलरी चेक करते हैं तो पता चलता है कि भानु और यशोदा एक साथ फोटो लिए हुए हैं। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि भानु यशोदा का संबंध जरूर है कुछ न कुछ। पुलिस वाले यशोदा को भी उठा लेते हैं, अब उससे भी पूछताछ करने लगते हैं। तो यशोदा रो रही थी, बोल रही थी साहब मेरा बेटा गायब हो गया और आप लोग मुझसे ही पूछताछ कर रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब मुझे जांच तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। अब भानु और यशोदा दोनों से पूछताछ कर रही थी पुलिस। जब पुलिस सवालों पर सवाल दागती है तो यशोदा टूट जाती है। टूटने के बाद यशोदा एक कहानी सुनाना शुरू करती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यशोदा बताती है कि कई साल पहले यशोदा और करण की शादी हुई थी। करण अपने पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था और करण सूरत कमाने चला जाता है। और जब सूरत कमाने चला जाता है तो यशोदा घर पे अकेली रहती थी। 5 साल पहले की बात है। यशोदा का जो देवर है भानु, भानु यशोदा के पास आता है और बोलता है कि भाभी आप अकेले कैसे रह लेती हो। तो यशोदा बताती है आपके भैया तो कमाने के लिए सूरत चले गए हैं लेकिन मैं अकेली रहती हूँ, क्या करूँ, मन नहीं लगता है। तब जो भानु है बोलता है कि भाभी आप अकेली क्यों महसूस करती हो, मैं हूं ना। तो यशोदा बोलती है कि आप हो तो क्या कर लोगे। तो भानु बोलता है कि आप जो बोलो वो कर दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यशोदा बोलती है कि ठीक है आज रात को आ जाना। और भानु मौका पाता है और यशोदा के रूम में जाता है। 5 साल पहले पहली बार भानु और यशोदा के बीच में संबंध बनता है और जब संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। करण महज 10 दिन या 15 दिन के लिए सूरत से घर आता और फिर सूरत चला जाता बच्चों के लिए, बीवी के लिए कमाने। लेकिन इधर जो बीवी यशोदा थी बच्चों को पढ़ाती थी, घर की जिम्मेदारियां जरूर निभाती थी, लेकिन साथ में अपने देवर भानु के साथ संबंध में थी। और इस बात का किसी को कानो कान भनक नहीं था। भनक इसलिए नहीं था क्योंकि कोई देख नहीं पाता था, घर का ही मैटर था, बस पास में दोनों का सटा हुआ घर, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। भानु रात में उठता और यशोदा के कमरे में चला जाता और उसके साथ घंटों घंटों संबंध बनाता और फिर अपने घर में हो जाता, किसी को पता नहीं चलता था। धीरे धीरे ये चीज, धीरे धीरे टाइम बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं। यशोदा भानु से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। भले देवर था लेकिन अपने पति के समान मानती थी यशोदा। करवा चौथ पे व्रत होती है यशोदा और अपने पति से वीडियो कॉलिंग पानी पीने के बाद भानु के साथ बाकायदे पति की तरह करवा चौथ मनाती है और बोलती है कि पति तो दिखावा थे भानु, मैं तुम्हारे लिए ही, यशोदा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ही करवा चौथ व्रत थी। आखिरकार ये चीज किसी को पता नहीं चलता है, भानु और यशोदा के बीच में ही रहता है। लेकिन जब टाइम बीतता है, इधर 18 नवंबर को जो करण है फिर से सूरत से घर आता है, तो अब फिर से भानु और यशोदा मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन 29 नवंबर को जब करण मार्केट चला जाता है तो यशोदा भानु के पास मैसेज करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे मिलने 10 से 12 दिन हो चुके हैं और तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, आ जाओ ना, तुम्हारे भैया गए हैं मार्केट, तब तक तुम आओ, मिल लेते हैं दोनों। इधर भानु जब अपने भाभी का मैसेज देखता है तो फौरन यशोदा के घर में जा पहुंचता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा रौनक, जो 8 साल का है यशोदा का बेटा, वो आ जाएगा। रौनक जब आता है तो सीधा दरवाजा खोलता है और घर के अंदर जाता है तो अपने माँ और चाचा को
बिना कपड़ों के संबंध बनाते हुए देख लेता है। अब रौनक चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। तब यशोदा अपने बेटे रौनक को बुलाती है और बोलती है, बेटा जो तुमने देखा है भूल जाना जिंदगी भर, किसी से बताना मत। भानु भी बोलता है कि किसी से मत बताना बेटा, लेकिन रौनक बोलता है कि मैं बताऊंगा। तब यशोदा 10 रुपए देती है और बोलती है कि जाओ चुरमुरे ले लो, खा लो, लेकिन किसी से बताना मत। इधर भानु भी बोलता है कि मत बताना। रौनक जाता है, अपने लिए चुरमुरे खरीदता है 10 रुपए का और फिर आता है। तब फिर से बोलता है कि मैं पापा से बताऊंगा जो देखा हूं। तब यशोदा भानु से बोलती है कि ऐसा करो, मेरे बेटे को इस दुनिया से हटा दो, वरना तुम्हारे भैया करण अगर जान जाएंगे तो मुझे पीटेंगे और फिर तुम्हें जेल भी हो सकता है। भानु अपने भाभी की जब इस तरीके की बात सुनता है तो भी तैयार हो जाता है और कपड़ा साफ करने वाला मुगरी होता है उससे रौनक के पीठ में मारता है। और जो माँ है, रौनक की माँ यशोदा, वो बैठकर देख रही होती है कि कोई बाहर से न आ जाए। और भानु अपने भतीजे को इस दुनिया से हटाने के बाद ऊपर ले जाता है, टंकी में डाल देता है। ऊपर एक टंकी रखी होती है, उसी में डालने के बाद वो दोनों मिल करके पूरे जगह को साफ करने के बाद वहां से हट जाते हैं। अब जब करण आता है तो ये लोग बोलते हैं कि बेटा गायब हो गया है। भानु भी सोचता है, मतलब कहानी बनाता है कि वो लगता है कोई उठा ले गया, कोई किडनैप कर लिया। इधर यशोदा रोने का नाटक कर रही थी कि मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ गया। करण भी ढूंढ रहा था अपने बेटे को। करण तो सीरियसली ढूंढ रहा था, लेकिन भानु और यशोदा नाटक कर रहे थे। अब जब इधर करण जो है पुलिस स्टेशन में जाता है, गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस भी ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। तब करण बोलता है, 1 नवंबर को बोलता है कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा और डॉग स्क्वाड का मार्क करूंगा ताकि मेरा बेटा कहाँ गया पता चल जाए। तब भानु और यशोदा दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर डॉग स्क्वाड आएगी तो ये तो कंफर्म है कि वो लोग पता कर लेंगे कि बेटा जो है टंकी में है। तब ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करो, जो बॉडी है उसे कहीं रिश्तेदार के घर के पास में छोड़ दिया जाए, जिस रिश्तेदार से कम पड़ता हो, ताकि ये लगे कि रिश्तेदार ने ही बेटे को इस दुनिया से हटाया। तब ये लोग 2 तारीख को भोर में बॉडी को टंकी से निकालते हैं और रस्सी से बांधकर नीचे उतारते हैं और पीछे से बोरी में भरने के बाद प्लानिंग थी कि रिश्तेदार के यहाँ ले जाएंगे, लेकिन प्लानिंग फेल हो जाती है और सड़क के किनारे फेंक देते हैं। फिर भी सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि गलत करने वाला कहीं भी छिपा हो गिरफ्त में आ ही जाता है। जब पुलिस वालों को उस दीवार पे खून का निशान दिखता है और भानु के ऊपर डाउट होता है, उसका कॉल डिटेल और चैट डिलीट मिलता है, तब भानु के ऊपर शक होता है। और भानु और यशोदा से दोनों से जब सख्ती से पूछताछ होती है तो यशोदा पूरी कहानी जब सुनाती है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लगते हैं कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। ये चीज कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, लेकिन वाकई में इस घटना को सुनने के बाद ये जो कहानी है गलत हो गई। माता भी कुमाता हो सकती है। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितना लोग झूठ बोलते हैं, और सच जो है वो कितना भी नीचे दबा हो, लेकिन जब झूठ पे झूठ बोलते जाओगे तो सच निकल कर बाहर आ ही जाता है। आखिरकार ऐसा ही हुआ। भानु और यशोदा दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और आप लोग बताना कि इसमें किसकी कितनी गलती थी। वाकई में जो हुआ गलत हुआ। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो रामलाल मेघवाल अड्डा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से। जीएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से। अजीत कुमार गया बिहार से। शैलेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से। दिलीप पांडे अयोध्या। फूलचंद पाल सऊदी अरब से। जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।